हेलो नमस्कार मित्रों। तो आप सब लोगों ने टेस्ट दिया होगा। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। और चूँकि लोक प्रशासन के विद्यार्थी एक शिकायत रहती थी कि सभी विषयों के अंदर टेस्ट पेपरों का और दूसरी तरह की सुविधाएं हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह की चीज़ें नहीं है। स्वाभाविक है, नया सब्जेक्ट तो है ही, स्टूडेंट्स भी कम है, और इस तरह से एक मैकेनिज्म को तैयार करना अपने आप में काफ़ी मेहनत मांगता है। तो इतनी मेहनत करने वाला भी होना चाहिए। तो आखिर ये जिम्मेदारी ली है, और इसका एक जो टेस्ट पेपर जो है हमने दो ऐप पे ये आपको मिलेगा। एक ऐप आपको सीबी कैंपस ऐप आप देख सकते हैं। तो दो ऐप पे आप इसे सोल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करके टेस्ट पेपर दीजिए। एक आपकी सीबी कैंपस ऐप है, सीबी कैंपस ऐप। मैं थोड़ा तो एक ऐप है सीबी कैंपस ऐप, और दूसरी ऐप है ई जेनिथ। इन दोनों पे ही आप जाएंगे तो आप यहाँ इसके स्टोर में जाके जो टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट है उसमें जाके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो पहला टेस्ट पेपर आपका हमने अपलोड किया और उसका सॉल्यूशन जो है वो डाला है। लेकिन ये जो टेस्ट पेपर है उसमें 2 यूनिट हमने ली है। 2 यूनिट हम इसमें ली है। एक यूनिट आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर का। नेट के स्टूडेंट भी समान रूप से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। कोई फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, स्कूल लेक्चरर, हालांकि सिलेबस थोड़ा छोटा है, लेकिन ये यूनिट तो उनमें भी कॉमन है। और दूसरा भी, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कमांड करना है तो ये टेस्ट सीरीज बहुत शानदार है। 2 यूनिट हम इसमें लेंगे। एक बेसिक प्रीमिसेस जो जिसमें कि आपका एनपीए, एनपीएम, इवोल्यूशन, डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम तरह का जो स्टार्टिंग का पार्ट है। और ये एक ऐसा पार्ट है जिसकी कोई एंडिंग भी नहीं है, क्योंकि जब आपका लोक प्रशासन में न्यू डायमेंशन आ जाए तो वहाँ कोई एंडिंग नहीं रहती। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है थ्योरीज एंड अप्रोचेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच। और ये एक ऐसा पार्ट है जो ये माना जाता है कि अगर ये 2 यूनिट है तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेस को तैयार करते हैं। अगर पिछली बार का असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो लगभग इन 2 यूनिट्स में से 35 से 40 क्वेश्चन केवल इन 2 यूनिट में थे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। टोटल 100 क्वेश्चन हमने डाले हैं, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग चौथाई क्वेश्चन रखा है। 2 घंटे में आपको सोल्व करना होता है इसे। तो ये एक क्वेश्चन पेपर है, और हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले मित्रों, मैं थोड़ी सी बेसिक चीज़ आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। मेरे 2 एक्सपीरियंसेस हैं। जब मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देता था तब 120 क्वेश्चन का पेपर आता था हमारा यूपीएससी का, सब्जेक्ट वाइज। अब तो मॉडल बदल गए। तो कभी भी मतलब 120 में से 115, 112, 113 ये मेरा स्कोर रहा। 4 बार पेपर दिया तो ये स्कोर रहा। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों कि और दूसरा, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो पहले कॉलेज लेक्चरर बोलते थे इसको, तो ये एग्ज़ाम लगा था 2007-8 के आसपास मुझे एग्जैक्टली। उस समय मेरा स्कोर 100 में से 99 था। तो मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, लेकिन इसकी एक खास बात बता रहा हूँ कि मेरी अपनी रणनीति क्या थी कि टॉपिक वाइज, उस समय टॉपिक वाइज, आजकल तो किताबों में आपको टॉपिक वाइज मिल जाते हैं, उस समय टॉपिक वाइज नहीं थे। तो हम लोग क्वेश्चन को कटिंग करके और ऐसे रजिस्टर में चस्पा करते थे और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कलेक्ट करते थे कि क्लासिकल थ्योरी में से किस किस तरह से क्वेश्चन पहले के सालों में आए हैं, और फिर उन्हें सोल्व करते थे। आप सोचिए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी हम लोगों को उस समय, मेरे दौर में जो तैयारी कर रहे थे। और मोस्टली हिंदी मीडियम में बहुत कम मटेरियल उपलब्ध था। तो इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करना, हिंदी अंग्रेजी की किताबें पढ़ना, मूलतः मेरा हिंदी माध्यम था। तो ये मैं थोड़ा आपको इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि मेरी इस पूरी प्रक्रिया से जब क्वेश्चन पेपर में सोल्व करता था एग्जाम में, तो मैं आपको मेरी पुरानी स्मृतियों से बता रहा हूँ कि
लगभग 70, 80, 90% तक, मतलब कई क्वेश्चन पेपर में तो 90% तक क्वेश्चन के शुरू के 3, 4, 5 शब्द पढ़ते ही मुझे पता लग जाता था ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है। कि ये मैंने महसूस किया कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर और अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स के जो क्वेश्चन पेपर ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं तो उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनेगा वो लगभग पता लग जाता था। इसलिए मैं आपसे ये बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट 1600 क्वेश्चन की तो मैं टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन सहित हम लोग दे रहे हैं, और छोड़ दीजिए अगर 1600 क्वेश्चन को अगर आप बिल्कुल उनके डिस्क्राइब डेप्थ में जाकर के सोल्व कर ले और उनके बैकग्राउंड में जाकर के उनको देखें और थोड़ा रुक करके उनके एक एक क्वेश्चन पे होमवर्क कर लें, तो भी मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अधिकांश तक क्वेश्चन उसी से मिलेंगे। और दूसरा ये है कि ये जो टेस्ट सीरीज का निर्माण हम लोग कर रहे हैं ये बहुत मेहनत की है। इस पे एक एक क्वेश्चन में किस किस तरह के क्वेश्चन ताकि पूरा डायमेंशन आ जाए, और उसके पश्चात आप थोड़ा आपको उलझाने वाला, कई में दो सही ऐसे बिल्कुल सिमिलर, और कई तो ऐसे जिसमें बहुत सारे एमपी के, छत्तीसगढ़ के उनके जो पीसीएस के क्वेश्चन जहाँ से जनरली राजस्थान का पेपर सेट करते समय उधर के क्वेश्चन पेपर को कनेक्ट करते हैं तो उनको टच करने की कोशिश की है। तो काफ़ी मेहनत की है, बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज आपके सामने लाए हम लोग। तो आप लोग बहुत ही मन लगा के, बहुत मेहनत करके टेस्ट पेपर दीजिए और फिर उसको बहुत डीपली जाकर के उन पे काम कीजिए के क्वेश्चन में। तो 3-4 आपको 3 ऑप्शन तो हम दे रहे हैं कि 3 बार आप इसे देख सकते हैं। तो मैं एक एक को थोड़ा बैकग्राउंड सहित बताऊंगा। शुरुआती जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं तो थोड़ा बैकग्राउंड के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से आपको काम करना है। धीरे धीरे मेरा काम हर क्वेश्चन पे फिर जब आपकी रिदम आ जाएंगे तो फिर सॉर्ट करता चला जाऊंगा, क्योंकि फिर आपका रिदम बन जाएगा उसमें। तो मैं कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सरल क्वेश्चन से हमने टेस्ट सीरीज को शुरू किया, धीरे धीरे हम हार्ड की तरफ जाएंगे। एक पेपर में एक मिक्स रूप बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो था, लोक प्रशासन का व्यवस्थित रूप से सबसे पहले किसने अध्ययन किया था। किसने ये जो शब्द दिया था, वो फर्स्ट गेव ए सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले लोक प्रशासन को सिस्टमेटिक स्वरूप किसने दिया, एक क्वेश्चन है। जब आप सोल्व करते हैं आप ध्यान रखिए हर एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में निर्णायक होता है, इसलिए आपको किसी भी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, ये नहीं रहना कि यही होगा, थोड़ा हर क्वेश्चन में रुकना है ना। तो आपको इसमें देखेंगे आप आराम से बता सकते हैं कि पहली बार व्यवस्थित रूप से किसने दिया। तो आप बिल्कुल, आपको पता है कि 1887 में वुड्रो विल्सन जो थे उन्होंने इंट्रोडक्शन जो आपका जो आर्टिकल जो लिखा, पब्लिश किया, और उसके पश्चात जो है लोक प्रशासन एक व्यवस्थित रूप से आता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अगर थोड़ा ऑप्शन में हमने ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं किया, अगर यहाँ गुडनॉव आ जाते, फ्रैंक जे गुडनॉव, तो उनकी भी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक थी जो 1900 में पब्लिश हुई। तो अमेरिकन लोग गुडनॉव को व्यवस्थित प्रपोज करने वाला व्यक्ति मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो वुड्रो विल्सन जो थे उनका पहला वो व्यवस्थित अध्येता है, वो इंटेलेक्चुअल है जिन्होंने लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से पृथक किया, और उनके लेख से सबसे पहले ये पृथक्करण हुआ। तो आप इसमें हर्बर्ट साइमन हो नहीं सकता, मैक्स वेबर का इससे कोई संबंध नहीं है सीधा सीधा। एफएम मार्क्स थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा बात है, लेकिन ये तो सीधा सीधा आप कह देंगे कि वुड्रो विल्सन साहब जो है इसमें है। इसके पश्चात दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, तो क्योंकि हमको बहुत सारी लंबी यात्रा तय करनी है तो मैं एक एक क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी आपसे चाहूँगा कि सोल्व करें, लेकिन उसका बैकग्राउंड कैसे आपको देखना है वो थोड़ा ज़रूर आपको बताता जाऊँगा। लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है, एक मोरल टास्क है, और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है, एक मोरल एजेंट है। ये बात किसने कही? ऐसे पूरे पेपर में आप देखेंगे लगभग, आजकल तो इसका ट्रेंड बढ़ गया, लेकिन 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोटेशन के आते हैं। इसका एक तो तरीका यह है कि आप बिल्कुल कोटेशन रटी हुई होनी चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप कोटेशन को आप लें, और आप मुश्किल से, मैं तो देता था स्टूडेंट्स को, आपको मैं अपलोड भी कर दूंगा, मुश्किल से 2 या 3 पेज में महत्वपूर्ण कोटेशन आ जाती है, और उन्हें आप कम से कम 10-20 बार पढ़ करके एक माइंड सेट कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है।
लेकिन इस तरीके से काम चल जाए ये मैं नहीं मानता। तो सही तरीका क्या है? एक और जो तरीका हो सकता है वो ये है कि आपको किसी विचारक के उसकी मूल थीम में जाना होगा कि कोई विचारक जो है वो मूल थीम क्या कह रहा है ना। जैसे आप वुड्रो विल्सन का एक मूल विचार क्या है, एफएम मार्क्स का मूल विचार क्या है, तो उस विचारक की जो वैचारिकी है उसका पता हो, ताकि कभी कभी ऐसे कोटेशन भी आएंगे जो आपको नहीं पता होगा और आप अनुमान से जो 4 ऑप्शन होंगे उससे आप निकालेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो रैंक होती है टॉप वाली वो इसी से निकलती है, जो आपका गेस होता है वो सटीक चला जाए। हालांकि ये तो बहुत फेमस कोटेशन है, नैतिक कार्य नैतिक, ये है हार्डवेयर टिड की है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें वो ये क्यों कह रहा है, थोड़ा सा अगर इसी बात को कथन कारण में कहे तो इसे थोड़ा सा और डीप में जाना चाहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक मोरल टास्क है, नैतिक कार्य है। वो लोक प्रशासन के महत्व को कहते हुए कहते हैं कि वो एक मोरल टास्क है। मोरल का मतलब आप इसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है उससे हम कनेक्ट करते हैं कि इसमें इम्पार्शियलिटी है, ये जो आपका डेडिकेशन है, एक मोरल टास्क है। विदाउट मोरलिटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं हो सकता, इतना महत्व बताते हैं। और ये काम करने वाला एक मोरल एजेंट है। विदाउट मोरलिटी, विदाउट वैल्यूज इसका काम नहीं हो सकता। तो इस रूप में लोक प्रशासन के एक इम्पोर्टेंस, एक सिग्निफिकेंस को वो डिस्क्राइब करते हैं। तो आपको साथ साथ में एक इंटरेस्ट लेना चाहिए आपको उस समय कि देखिए अरे वाह, लोक प्रशासन को इस लेवल तक कोई बता रहा है, और वो बताने वाला कौन है? वो बताने वाला आडवेटिड साहब है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा इस तरह से सोचना है, जो मैं थोड़ा आपको शुरू में थोड़ा डिटेल से मैं थोड़ा बताता हूँ, फिर धीरे धीरे आ जाएंगे हम लोग आगे के क्वेश्चन पेपर। आगे का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासन के एकीकृत इंटीग्रल विचार के प्रबल समर्थक कौन है? आपको पता है कि जो 2 व्यूज लोक प्रशासन के थे जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा, सॉरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है उसमें, तो जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन जो है उसमें 2 विचार उभरते थे। एक था मैनेजरियल जो है दृष्टिकोण जो था वो एक व्यू था, और दूसरा था इंटीग्रल व्यू। तो इंटीग्रल व्यू और मैनेजरियल व्यू जो 2 व्यू थे, आप इसे देखेंगे कि जो मैनेजरियल व्यू है वो ये मानता है कि लोक प्रशासन में सिर्फ टॉप लेवल के जो शीर्ष लेवल के कार्मिक होते हैं वो ही प्रशासन का हिस्सा होता है, और इंटीग्रल ये मानता है कि नहीं, टॉप से बॉटम सभी होते हैं। लेकिन कौन किसका समर्थक है कि नहीं है, इसमें आपको पूरी चीज ये नहीं कि एक हमने फटाफट कर लिया, नहीं, थोड़ा रुको। इसमें आप देखिए कि किस तरह से, तो आप कुछ नाम बताएंगे कि मैनेजरियल के कौन है, तो आप बताएंगे फ्योल साहब, गुलिक साहब, है ना, उर्विक, ये कुछ नाम बताएंगे। इंटीग्रल में कौन है, तो आप बताएंगे ड्वाइट वाल्डो, निग्रो एंड निग्रो, है ना, ये इंटीग्रल व्यू में बताएंगे। तो आप इसे देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा और जब डेप्थ में जाएंगे तो पता लगेगा जो मैनेजरियल व्यू के जो समर्थक ज्यादातर है वो लोग हैं जो मुख्यतः क्लासिकल थ्योरीज का या क्लासिकल जो थिंकर्स थे, जो शुरुआती दौर के जो लोग थे वो मैनेजरियल व्यू के हैं, और इंटीग्रल वो है जो थोड़ा पब्लिक पॉलिसी विचार को मानते थे। तो आप इसमें देखेंगे कि कौन इसका जो है समर्थक है, तो गुलिक नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको कहा गुलिक नहीं हो सकता, तो कै और खै दोनों भी नहीं हो सकता, उपयुक्त में कोई इसको सोचना पड़ेगा। तो एल डी वाइट है कि नहीं है? ये एल डी वाइट है, क्योंकि एल डी वाइट पब्लिक पॉलिसी की लोक और हम कहें कि कानून का निर्माण और कानून का क्रियान्वयन करना अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। उनकी पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें वो पब्लिक पॉलिसी का मॉडल देते हैं। तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो थोड़ा जब डेप्थ होगी तो आपकी समझ बढ़ेगी, आसपास का एरिया भी आपका क्या होगा, तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पुस्तक है ये किसकी रचना है, अभी मैंने आपको बताई है। तो आप मैंने अभी बता दी, तो ये तो बहुत क्लियरली है। लेकिन ये जब क्वेश्चन आपके सामने आता है उस समय आप इस पुस्तक में है क्या, ये कब लिखी गई, आपको पता है कि और भी कई जानकारी आपको उसी समय बुक्स में जाके देखनी चाहिए कि ये लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक थी, और इसके अलावा ये लोक प्रशासन की
वो पाठ्य पुस्तक थी जिसमें लोक प्रशासन को एक एकेडमिक पहचान मिली इस पुस्तक से। पहले एक एकेडमिक पहचान नहीं थी। इसके अलावा इसमें पब्लिक पॉलिसी मॉडल है जिसमें लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, दायरा है, वो विधायिका और कार्यपालिका और उस तक विस्तृत बताया गया है। तो एक तरह से आप इस पुस्तक की जो बेसिक थीम है और फिर उसी समय एल डी वाइट के मूल विचारों में कुछ कोटेशन भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको फिर पता लगता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे इन पे थोड़ा और अगर आपको जैसे डिस्कशन करना हो तो आप क्या करें, ये तो है ही, फिर भी आपको लगता है कि मुझे और इन पे डिस्कशन करना है, कुछ टेस्ट सीरीज के बारे में पूछना है, तो मेरे मोबाइल नंबर में हमेशा सार्वजनिक रूप से है, आप नेट पे भी देखेंगे तो कोई वो नहीं है। आप कभी भी 9887898181 आप कभी भी पूछ सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आ जाइए आप टाइम लेके, मैं डिस्कस करता हूँ क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट से प्यार करता हूँ, सच बात है। और मैं लोक प्रशासन के हर उस विद्यार्थी से भी जो लोक प्रशासन को प्रेम करता है, पसंद करता है, मैं उससे भी उतना ही चाहता हूँ और उसको आगे बढ़ाने में मेरा क्या रोल हो सकता है वो ऑनेस्टली करने का हमेशा से एक प्रयास रहता है। तो ये बहुत इजी है क्वेश्चन। लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ? इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन मैंने डालने के पीछे का उद्देश्य ये था कि आरपीएससी का ट्रेंड देखा है, कुछ ऐसे अजीबोगरीब चीज आती है, ऑनेस्टली कहो तो सीबी यादव ऐसा पेपर नहीं बनाएगा, वो थोड़ा डेप्थ बनाता है। लेकिन इस तरह का ट्रेंड आरपीएससी में देखा गया है कि वो थोड़ी डर रही है ऐसे बड़े क्वेश्चन के निर्माण से। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे देती है जो अजीबोगरीब हो। तो इस तरह ये मिल जाएगा, मेरी पुस्तक है लोक प्रशासन पे, आप देखेंगे तो बहुत शानदार उसमें सारे फैक्ट मिलेंगे और वो भी कहानी के साथ में मिलेंगे आपको। तो कब हुआ? 1810 यूएसए में, 1815 यूनाइटेड किंगडम में, 1819 यूएसएसआर में, उस समय यूएसएसआर था, 1812 फ्रांस में। कहाँ हुआ? तो आप थोड़ा जब इसका लोक प्रशासन की विकास यात्रा देखेंगे तो आप एक नाम उसमें पढ़ेंगे, चार्ल्स जीन बेनिन, नहीं है? उन्होंने पहली बार, ये कौन थे? ये फ्रांस के विद्वान थे। उन्होंने पहली बार 1812 में सबसे पहले ये शब्द देते हैं, नहीं है? तो इस शब्द का प्रयोग करने वाले कब? 1812। लेकिन इसकी आगे पीछे की कहानी देखोगे तो आपकी तैयारी को और बेस और मजबूती मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो हमेशा देखा करो गलती क्या होती है। सही है और सही नहीं है, ऑप्शन पढ़ते समय है और ये नहीं है ये गायब हो जाता। तो जब भी आप हो तो इसे थोड़ा सा यहाँ जरूर फोर्सली डाल लिया करो, अपना माइंड को क्लियर कर लिया करो कि नहीं है, पता करना है मुझे। अब जैसे लोक प्रशासन एक प्रगतिशील को प्रोग्रेसिव भी है, डायनेमिक भी इसका हम कह देते हैं कि ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। हाँ, तो है कि नहीं है, आपको सोचना है। अब इस तरह के क्वेश्चन कोई आप कोई लिटरेचर पढ़ लेंगे तो सीधा सीधा नहीं मिलेगा। हालांकि मेरी पुस्तक में तो ये सीधा सीधा एक बनाया हुआ भी है कि लोक प्रशासन एक गतिशील अवधारणा है, क्यों फिर स्पष्ट भी किया गया है। तो क्यों है? इसलिए है ये गतिशील अवधारणा क्योंकि लोक प्रशासन की जो क्षेत्र है और जो परिभाषा है उसकी डायमेंशन कंटिन्यूअसली बदलते रहे हैं। शुरू में सरकार इसका एक क्षेत्र होता था, फिर सरकार के साथ साथ एनजीओज को इसमें लेने लग गए, फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इसमें लेने लग गए, और फिर हम जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO है, UNO है, उनको हम इसमें शामिल करने लग गए। और फिर आपने देखा होगा कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ रहा है, और अभी तो निरंतर नई नई अवधारणाएं इसमें आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये डायनेमिक है, तो इसका मतलब ये सही है। तो आप सही है का मतलब आपने कहा सही नहीं है पूछना है, तो ये तो सही है, तो आप कहेंगे भाई ये नहीं हो सकता है। ये आजकल लोक चिंता मतलब पब्लिक कंसर्न, लोक चिंता को अधिक महत्व दे रहा है। तो कोई डाउट है कि आजकल लोक चिंता को अधिक महत्व दे रहा है? ये दे ही रहा है क्योंकि पब्लिक कंसर्न तो है ही इसमें, ऐसा तो है नहीं कि उनको नहीं शामिल कर रहा है। तो ये तो इसका जब स्पान बढ़ रहा है तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
यह क्या है से क्या होना चाहिए, मतलब व्हाट इज से व्हाट शुड बी की ओर उन्मुख हो रहा है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। व्हाट इज का मतलब होता है फैक्ट, जब हम बात करते हैं व्हाट इज का मतलब कोई चीज क्या है, और ये व्हाट शुड बी का मतलब होता है वैल्यू, नहीं है? तो क्या इसकी तरफ उन्मुख हो रहा है? ये दोनों ही बातें हैं। जो क्लासिकल थिंकर थे वो मानते थे कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। उसके बाद में जो एनपी आया और जो व्यवहारवाद आया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये शुद्ध विज्ञान नहीं है, इसमें मूल्य कभी पृथक नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद में एनपीएम आता है, वो वापस इसके साइंटिफिक अप्रोच पर दबाव डालता है। तो अगर आप इस सेंटेंस को बहुत गहराई से देखेंगे तो ये 90% सही लगता है, लेकिन 10% भी होता है कि बाद में ये मूल्योन्मुखी से वापस फैक्ट की तरफ अग्रसर तो हो रहा है, साइंस की तरफ आ रहा है। इसलिए इस ऑप्शन, इस तरह के जब ऑप्शन आए तो थोड़ा आप होल्ड कर दो, है ना? कैसे सोल्व करते मैं आपको तरीका बता रहा हूं थोड़ा। अब आप डी ऑप्शन में जाएंगे, ये सरकार की संरचनाओं, प्रक्रियाओं और प्रबंधकों के व्यवहार को महत्व नहीं देता। नहीं, संरचना प्रक्रिया सरकार की महत्व नहीं देता। अब इसको फटना जरूरी है, कैसे नहीं देता भाई, ये तो महत्व तो देता ही है, ये इसकी स्ट्रक्चर की, इसकी प्रोसीजर, ये तो इसका कोर पार्ट होता है, इसका मतलब ये गलत है। तो हमारा थोड़ा बहुत जो डाउट चल रहा था वो डाउट क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप इसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लास्ट में सिलेक्शन में और रैंक में निर्णायक होते हैं, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है चीज़ों का। तो लोक प्रशासन एक श्रेष्ठ और सुंदर कला है, मतलब एक जो बहुत ही नोबल और ब्यूटीफुल आर्ट है, नहीं है? तो आपको थोड़ा सा जैसे ये आया, अब ऑप्शन देखने से पहले या तो आपको जैसे कोटेशन पता हो, ठीक है, हाँ टिक पता हो, पहले सोल्व किया हुआ। अगर नहीं है तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें आपका टॉपिक है नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका नेचर कैसा। तो उसमें दो चीज़ें हैं कि ये आर्ट है या ये साइंस है, कि साइंस और आर्ट, और उनके अपने अपने समर्थक है, अपने अपने उसको काट करते हैं। जैसे लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले क्लासिकल थिंकर जितने भी है, जितने भी, चाहे फियोल, वुड्रो विल्सन भी उसमें एक है, गुलिक है, उर्विक है, नहीं है, ये सारे लोग जो है, फिफ्नर एंड फिफ्नर है, नहीं, ये सब लोग इसमें जो है। और आर्ट को, इसको क्रिटिसाइज किया कुछ लोगों ने, लेकिन आर्ट नहीं बताया। जैसे हर्बर्ट साइमन है, उन्होंने कहा नहीं, लोक प्रशासन विज्ञान नहीं हो सकता, उसमें उसके जो सिद्धांत है वो मुहावरों के जैसे हैं, नहीं है। तो कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसको आर्ट बताया। तो आर्ट बताया, उनमें से कई लोग थे, है ना, ड्वाइट वाल्डो भी उनमें एक थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, आर्ट ही नहीं है वो, बल्कि वो श्रेष्ठ और सुंदर, वो एक फाइन आर्ट है। मतलब यहां तक कह दिया कि वो एक फाइन आर्ट है। फाइन आर्ट किसे कहते हैं? फाइन आर्ट एक ऐसी कला जिसका प्रदर्शन किया जा सकता है। जैसे मैं टीचिंग करा रहा हूं तो मैं इसे बता सकता हूं कि ये टीचिंग करवाना मेरी अपनी एक आर्ट है, ठीक है ना। तो फाइन आर्ट, जैसे डांस, बता सकते हैं कि ऐसे डांस किया जाता है, तो फाइन आर्ट जिसका प्रदर्शन किया जा सकता है। और जब इसके आर्ट के पक्ष में कहा तो ऑडवे ने कहा कि नहीं नहीं, ये एक फाइन आर्ट है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे, देखिए अब इस तरह के ऑप्शन में ओरविक हो नहीं सकता, वाल्स नहीं हो सकता, ड्वाइट वाल्डो जरूर इसे कहता है कि ये आर्ट है, लेकिन बहुत सुंदर आर्ट है, ये आर्डवेटेड कहता है। तो इस तरह से जब आप थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो इसकी डेप्थ पकड़ में आएगी। और कोई भी, मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं, ये नेक टू नेक, मतलब इसमें आपका थर्ड पेपर में क्या स्कोर रहा, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर आपकी क्वेश्चनों पे पकड़ हो जाएगी ऐसे, तो आपका बहुत ऊपर जाता है स्कोर। मतलब जब आप तैयारी करो ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो लास्ट के किनारे रहिए, नहीं, ऐसा होना चाहिए कि आपका 150 300 क्वेश्चन में जब बाहर आओ तो कहो कि मेरे 300 क्वेश्चन में से 280 270 ये ठीक है, ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और ये इसी प्रक्रिया से होता है जो मैं आपके सामने क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। किस तरह से, केवल क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करना, उसे किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से आप उसको, उस पर होमवर्क कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन, व्यक्तिगत प्रशासन भी है और हम हमारी भाषा में हम इसे जनरली
ज़्यादा क्या करते हैं, निजी प्रशासन, मतलब प्राइवेट। और ये मैंने ठीक भी कराया था, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये ठीक कर दिया था, ये इसमें आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको समान मानते हैं, समान। लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन जो है दोनों एक समान है। ये कौन कह रहे हैं इस बात को, है ना, कौन, ये करते नहीं है, कहते हैं, ठीक है, कौन कहते हैं, तो थोड़ी मिस्टेक्स इसमें रही है। तो आपको ये है, कौन लोक और निजी को अलग मानते हैं, कौन लोक और निजी को एक मानते हैं। एक क्लियरिटी हो, एक तो हो कि आप रट्टा लगाएंगे, एक सिंपल है कि जितने भी क्लासिकल विचारक हैं, जितने भी क्लासिकल थिंकर्स हैं, नहीं है, ये सारे लोक और निजी को क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। क्योंकि उनके अनुसार लोक प्रशासन एक विज्ञान है, चाहे वो निजी प्रशासन हो, चाहे वो लोक प्रशासन हो, उससे सार्वजनिक प्रशासन भी कहते हैं। तो क्लासिकल, तो आप फ्योल, ये सारे इसमें इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आप हमेशा जैसे होते कि समान को कौन कौन इसको समान कहते हैं, यही है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इक्वल, इक्वल कौन कह रहा है इसको, शायद इसमें हमको थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा। हाँ, तो आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया क्लासिकल है, तो अब इसमें क्लासिकल कौन है, ये क्लासिकल है, मार्शली डिमो क्लासिकल नहीं है, एल्डिवाइट क्लासिकल नहीं है, निग्रो क्लासिकल नहीं है। तो इसमें सिंपल हो गया, मैंने वैसे ही बता दिया कि निग्रो, एलुरविक, ठीक है। तो तरीका होना चाहिए, कई बार ये होता है दोनों भिन्न है, जैसे एक बार समान का लिए एक बार भिन्न। इसका उद्देश्य क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो, समान किस कौन है, भिन्न किस कौन कौन कहते हैं। तो जब आप पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो अलग अलग लोग कहते हैं कि इसके ये आधार है, इस पे भिन्न है। जैसे आप कहेंगे पॉल एच एप्पलबी, है ना, एप्पलबी ने तो 4 आधार बताया उनका कि वो नौकरशाही नुमा होता है, राजनीतिक ज्यादा होता है ना, ऐसे। और हेनरी फ्योल ये क्लासिकल है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता, ये तो समान बताता है, ये तो इक्वल बताएगा नहीं। मेरी पार्कर, फोलेट, उर्विक। अब आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको नहीं भी पता हो, लेकिन आपको एक कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट क्या पता है आपको, कंसेप्ट पता है कि इक्वल मानने वाले लोग क्लासिकल थिंकर है, तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो बहुत इजी है। हाँ, लोक और निजी प्रशासन किस आधार पर समान होते हैं, मतलब उनका आधार क्या है, दोनों समान किस आधार पे होते हैं। तो आप देखिए कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक की डेप्थ आपको पता लगती जाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो प्रश्न आपका गलत होता है ना टेस्ट सीरीज में, और जब आप जाके होमवर्क करते हो उस जगह जब आप पढ़ते हो तो दोबारा से, मतलब उस जगह ध्यान आपका 4 गुना हो जाता है कि अच्छा वही चीज़ है जहाँ मेरा गलत हुआ था ठीक है ना। तो दोनों किस आधार पे, मतलब जो है ये जो है समान होते हैं। समान के आधार क्या, दोनों का क्षेत्र व्यापक होता है, नहीं। हमने देखा कि लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, निजी प्रशासन एक अलग जगह का है, लेकिन वो एक अलग तरह का है। दोनों का पद सोपानिक व्यवस्था होती है, हाँ, हायरार्की तो होती है, प्रशासनिक व्यवस्था भी होती है, हाँ, ये भी होती है उसके अंदर। तो ये हमें लगता है कि ठीक हो सकता है, ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इस मामले में तो नहीं होता। दोनों का उद्देश्य लाभ अर्जन होता नहीं, ये का सेवा होता है, ये क्रॉस हो जाएगा। दोनों में सेवा और सेवा मूल्य में घनिष्ठ संबंध होते नहीं, इनके अलग अलग मूल्य होते हैं दोनों के, दोनों का ऑब्जेक्ट अलग होता है, एक का लाभ प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, एक सर्विस ओरिएंटेड होता है। तो अल्टीमेट जो हमारा ठीक निकला वो सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। किसने सर्वप्रथम लोक प्रशासन शब्द दिया, मतलब ये शब्द सबसे पहले दिया किसने था, ठीक है ना, ये फैक्चुअल है। आप जाके नेट पे भी देखो तो पता नहीं मिलेगा, नहीं, मेरी पुस्तक में जरूर मिलेगा आपको। तो किसने दिया नहीं है, आप देखेंगे हैमिल्टन की पुस्तक थी 1772 दी फेडरलिस्ट, उसमें पहली बार ये शब्द जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, हालांकि इस तरह से तो नहीं था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लेकिन ये पहली बार जो शब्द था वो हैमिल्टन ने दिया था। तो अब फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकती, थोड़ा डेप्थ में जाके देखना पड़ेगा, बहुत सारी पुस्तकों में तो ये मिलेगा भी नहीं। लोक प्रशासन का की जो है वाई स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड बिहेवियर, वी कैन डिवाइड दिस स्टडी इनटू फेजेज। अच्छा, लोक प्रशासन के जो अध्ययन के कितने चरण है, मैंने भी देखी कितना समय लिया कि क्वेश्चन क्या आ गया। अब आप देखिए कि इतना सिंपल है ना,
ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपने पुस्तक कौन सी पढ़ी, क्योंकि कुछ पुस्तकों में लोक प्रशासन के विकास के 6 चरण दिए हुए हैं, कुछ पुस्तकों में 5 चरण है। निकोलस हेनरी ने एक अलग क्लासिफिकेशन दिया, उसने 5 चरण दिए, ठीक है ना। हो सकता है कुछ नया एडिशन ऐसा आ जाए जो 7 और 8 चरण की भी बात करें, और फिर आप आरपीएससी के सामने लगाओगे कि नहीं ये हम ऑब्जेक्शन है, गलत होगा तो कितने चरण है ये। अब जो इसका मैंने सॉल्यूशन देखे, मेरी पुस्तक पढ़ोगे तो मैंने कहा कि अलग अलग पुस्तकें अलग अलग बात कहती है, लेकिन अभी तक की जो हम लोक प्रशासन की जो एक एकेडमिक फील्ड में अभी तक लोक प्रशासन के विकास के 5 ही चरण मानते हम, नहीं है। डायकोटोमी ऑफ पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन 1887 से 1926, फिर गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल 1927 से 1937, फिर एरा ऑफ चैलेंजेज है ना 37 से 38 से आपका 47 तक, और फिर उसके पश्चात 48 से लेकर 70 तक का हम मानते हैं क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, और फिर उसके बाद में पब्लिक पॉलिसी एरा हम ये मानते हैं। तो लेकिन जो कुछ पुस्तकों में है कि 71 से लेकर 90 तक का एक फेज, और 90 से फिर 91 से फिर आगे का एक और फेज। तो लेकिन यूनिवर्सली यही अभी तक एक्सेप्टेड है, इसलिए हम क्या जवाब देंगे 5 अभी तक का जो राइट। हो सकता है 2 साल बाद में हम इसे चेंज कर दें, लेकिन अभी तक 5 नहीं है। नवीन लोक प्रशासन के वास्तविक जनक के रूप में किसका श्रेय जाता है, आप देखेंगे ये भी एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि आपको कंफ्यूज पक्का किया होगा, ठीक है ना। तो एनपीए, इसमें मिन्नोब्रुक, फिलाडेल्फिया, हनी रिपोर्ट, उपयुक्त सभी क्या आएगा। जहां तक मैं स्टूडेंट्स को समझता हूं, जो उनकी पढ़ाई उनको देखता हूं, अगर कोई अच्छी अच्छी पढ़ाई करी हुई है ना तो वो किस पे जाएगा ऑप्शन, उपयुक्त सभी पे। नहीं है कि नहीं ये इसका आंसर हो सकता है उपयुक्त सभी, लेकिन उपयुक्त सभी इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर क्या है, मिन्नोब्रुक। क्यों, आप देखेंगे लोग एनपीए का उद्भव में हम कहते हैं एनपीए का उद्भव के अनेक कारण है। उस समय के जो समाज का संतोष था, कुछ युद्धों के अंदर अमेरिका की हार थी, और जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म के विरुद्ध एक बड़ा जो उफान था। और फिर हम हनी प्रतिवेदन कहते हैं कि हायर एजुकेशन पे दिया हनी ने 1967 पे। फिर फिलाडेल्फिया सम्मेलन का आयोजन हुआ, और उस सम्मेलन में जो है बहुत कुछ उथल पुथल हुई। फिर टाइम और टर्बुलेंस जो पुस्तक लिखी गई, और फिर मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ, और फिर फ्रैंक मेरिनी की पुस्तक आती है टुवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव। ये सारी चीज़ आपको मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। लेकिन मिन्नोब्रुक सम्मेलन मैंने क्यों दिया, क्योंकि ये क्या कह रहा है, वास्तविक जनक है। अगर ये वास्तविक शब्द नहीं हो तो फिर उपयुक्त सभी उत्तर आ जाएगा कि कहां से उद्भव हुआ, तो सभी से। लेकिन एक्चुअली मिन्नोब्रुक सम्मेलन के विचार जो थे उनको 4 शीर्षकों के अंदर रखा गया, और वही बाद में एनपीए के रूप में एक तरह से पहचान बनाई। तो मिन्नोब्रुक सम्मेलन ही इसका वास्तविक जनक है, क्योंकि इसके विचारों को ही बाद में फ्रैंक मेरिनी ने अपनी पुस्तक में स्पेस दिया, और वो जो पुस्तक के विचार थे वही बाद में एनपीए के रूप में रहे। तो आप देखेंगे ना, थोड़ा ट्विस्ट होता है और वो गलत करवाता है, कई बार ऐसा होता है ना, ठीक है। भारत में किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में पढ़ाना आरंभ किया। तो जब हम लोक प्रशासन की विकास यात्रा पढ़ते हैं तो एक तो 5 चरण पढ़ते हैं, साथ साथ में एक टॉपिक, जैसे मेरी पुस्तक में भी आप देखेंगे लोक प्रशासन की विकास यात्रा है ना। मैंने नोट्स अपलोड कर रखे हैं, और मैंने बहुत बारीकी से मेरे यूट्यूब जो वीडियोज है उनको आप देखेंगे तो मैंने इनको बहुत डिस्क्राइब कर रखा है इनको, और उनको अगर आप इत्मीनान से पढ़ लो तब पता लगेगा कि क्वेश्चन पेपर सोल्व करना कितना आसान होता है, नहीं है। तो मेरा कोर्स जरूर आप देखिए, है ना। तो उसमें फिर कई चीज़ें हैं कि लोक प्रशासन जो है वो किस में हुआ, तो वो उसमें हम पढ़ते हैं कि नागपुर यूनिवर्सिटी में सबसे पहले ये डिपार्टमेंट बना पहली बार। प्रोफेसर MP शर्मा ये इसके फर्स्ट प्रोफेसर थे, है ना। ये हम पढ़ते हैं कि पहला डिपार्टमेंट बना, लेकिन यहाँ पहला डिपार्टमेंट नहीं पूछा, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में पढ़ाना। तो लोक प्रशासन एक विषय के रूप में सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की एक सब पेपर के तौर पर पढ़ाया गया था, और वो जो पेपर के तौर पे पढ़ाया गया था वो सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाया था। और आप चेक कर लेना, मुझे याद है 1930 को
ये पढ़ाया है, ठीक है। इसी तरह से लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया था कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण जो है वो क्या है, जिसके अंदर हम केवल प्रशासन का टॉप लेवल का हिस्सा लेते हैं, केवल ये शीर्ष स्तरीय मानते हैं और क्लासिकल विचारक इसके समर्थक हैं। नहीं, हम ये मानते जो लोक प्रशासन को एक विज्ञान मानता है, जो क्लासिकल है, मतलब जो क्लासिकल जो बात करते हैं वो सारी बात करेंगे, ऑटोमेटिक आपका कनेक्शन हो गया। तो क्या मानते हैं हम? लोक नीति की रचना और उसका क्रियान्वयन। लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है लोक नीति की रचना, हाँ ये तो आएगा, लोक नीति और उसका क्रियान्वयन। रचना तो हो गया है ना, लेकिन ऊपर जो इसमें पोस्ट कॉर्प एक्टिविटीज होती है तो थोड़ा इसको हम होल्ड कर देते हैं, जैसे इस ऑप्शन को थोड़ा होल्ड कर देते हैं, क्योंकि क्रियान्वयन में थोड़ा सा लगा ना कि हाँ नीचे, जैसे मुझे भी लगा सरकार के निष्पादन की शाखा, हाँ निष्पादन की शाखा होता है। संगठनात्मक ढांचा और प्रशासन तंत्र, संगठनात्मक ढांचा भी होता है, प्रशासन तंत्र भी होता है, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल। तो उसमें हम लोग ऐसा, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो थोड़ा टेक्निकली रूप से मुझे लग रहा है कि ये कंफ्यूज करता है कि भाई यहाँ पे जो ये पोस्ट कॉर्प एक्टिविटी है, यहाँ नीति निर्माण का महत्वपूर्ण काम है, नीति क्रियान्वयन इसमें नहीं होता है, नीति निर्माण महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन यहाँ पोस्ट कोर में डायरेक्शन देना, कोऑर्डिनेशन करना, रिपोर्टिंग करना, बजटिंग है ना, ऑर्गेनाइजिंग, इसमें ये नीति निर्माण को नीति क्रियान्वयन से इतना भी आप दूर नहीं कर सकते। तो इस क्रियान्वयन को पूरी तरह से आप हटा नहीं सकते यहाँ से, ठीक है ना। सरकार के निष्पादन की शाखा एग्जीक्यूटिव, तो इसमें तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आपका केवल ये नहीं कहते, कभी भी आप देखना जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें लेजिस्लेटिव काम होते हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव काम तो होगा ही होगा, इसलिए आप इसे दूर नहीं कर सकते। नीति निर्माण जो है ये लोक प्रशासन का काम नहीं है, लेकिन ये मानता है कि नीति पॉलिसी मेकिंग में सहयोग करना ये टॉप लेवल का काम है। तो टॉप लेवल से जो जो काम होता है, क्या ये काम ये करती है, ये करती है, ये यहाँ पे आप तो ये देखिए, क्या टॉप लेवल से इसका संबंध है? यस। इसका संबंध है? यस। इसका संबंध है? यस। इसलिए ऑल ऑफ। अब और जहां उपयुक्त सभी होता है वहां थोड़ा सा स्पेस भी हो कि उसकी तरफ जाने की, आप थोड़ा सा अगर दो सही है तो फिर आप उसी की तरफ जाएंगे। संगठनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण के आधार पर अपना कर्षका औद्योगिका मॉडल, अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल जो है किसने प्रस्तुत किया? ये प्रस्तुत किया, इसमें तो मुझे लगता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रिक्स ने प्रस्तुत किया। लेकिन इसी समय थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या कहता है कि समाजों को दो भागों में विभाजित करता है। एक समाज वो जो फ्यूडल समाज है, एक समाज जो जिसके एडवांस जो वैल्यूज है, जहाँ डिफ्रेक्शन हर काम का विशिष्टीकरण पाया जाता है। एक फ्यूडल सोसाइटी जहाँ एक ही इकाई कई तरह के काम कर रही होती है। तो वो जो अग्रेरिया और इंडस्ट्रिया का जो मॉडल था, बाद में उसने इसी मॉडल को फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रेक्टेड सोसाइटी के रूप में रखा। तो ये सारी चीज़ आपको जैसे ये हो तो उसके पीछे की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। नौकरशाही की विशेषता क्या है ना, नौकरशाही की विशेषता। अब इस तरह के क्वेश्चन कई बार बहुत अच्छी चीज़ और पकड़ होते हुए भी गलत कर बैठते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ सही लगती है और जब हम ऑप्शन में जाते हैं तो बहुत माइनर तौर पर देखना पड़ता है उसको। और ऐसे क्वेश्चनों में आपकी थोड़ी नेगेटिव, किसी भी चीज़ को नेगेटिवली कि ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, ये नेगेटिवली देखने की थोड़ी टेंडेंसी भी होनी चाहिए। तो नौकरशाही की विशेषता है जो 10-12 विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताएं उसकी स्ट्रक्चर से संबंधित है, कुछ विशेषताएं उसके प्रोसीजर और एम्प्लॉय से संबंधित है, तो उनको देखना है। तो मैक्स वेबर की जो नौकरशाही है, क्योंकि यहाँ नौकरशाही का मतलब मैक्स वेबर की नौकरशाही का तात्पर्य है, जो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी मॉडल है उससे, उसी से सीधा लिंक लेते हैं। तो क्या पद सोपान उसकी विशेषता है? तो ये तो हम कहेंगे पक्का पक्का है, पद सोपान तो होता ही है, डिवीजन ऑफ वर्क होता ही है, ठीक है ना। क्या प्रशिक्षित कर्मचारी उसकी एक विशेषता है? तो आप देखेंगे कि वो ये कहते हैं कि ट्रेंड कर्मचारी हो और योग्यता आधारित आपका प्रवेश परीक्षा हो। तो ये भी पक्का पक्का लग रहा है, ठीक है ना। क्या कठोरता, हार्डनेस, ये कंफ्यूज करेगा आपको।
क्या हार्डनेस उसकी विशेषता है? ज़्यादातर स्टूडेंट इसे यस कहेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैक्स वेबर ये नहीं कहता है जो हार्डनेस है वो क्रिटिसाइज है उसका, कि ये नौकरशाही का हम जब आलोचना करते हैं तो उसकी हम क्रिटिसाइज करते हैं, इसको इसका आलोचनात्मक पक्ष कहते हैं, तो ये कहेंगे कि है और नहीं है। कई बार ये होता है कि आप तुरंत ही डिसीजन मत लो, क्या पॉलिटिकली न्यूट्रलिटी उसकी विशेषता है? हाँ, वो ये कहते हैं कि बल्कि वो कहते हैं डीपर्सनलाइज्ड करेक्टर होना चाहिए। आदेश व्यक्ति से व्यक्ति को आदेश नहीं बल्कि पद से पद को आदेश दिया जाना चाहिए, उसको उन्होंने कहा डीपर्सनलाइज्ड ऑर्डर, तो ये उसकी विशेषता है। क्या अकुशलता? ये भी आप पुस्तकों में, इसमें भी यस जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ये उसकी क्रिटिसाइज है ना, तो ये हमने गलत कर दिया, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमारे पास 3 तो कंफर्म है, ठीक है ना, पहला दूसरा चौथा, तो पहला दूसरा चौथा, ठीक है ना। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जैसे 3 तो देना ही है, अब कहीं 2 हो कहीं 4 हो तो फिर हमको थोड़ा और सचेत रह करके उनमें सेलेक्ट करना होता है। तो आप इस तरह से इसका आंसर निकालेंगे। पेपर्स ऑन दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है पुस्तक किसकी है? ये मुझे लगता है हर किसी स्टूडेंट को पता है कि गुलिक और उर्विक की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने पोस्ट कॉर्प का मॉडल दिया था, 1937 में लिखी गई थी। क्या होता है कि आपको उसके बैकग्राउंड की सारी चीज़ें पता होना चाहिए, नहीं है जिसके अंदर 29 प्रिंसिपल दिए थे, 8 प्रिंसिपल अलग दिए थे, वो सारा चीज़ जब आप गुलिक और उर्विक पढ़ें, मैं तो कह रहा हूँ जब ये आ जाती पूरा गुलिक और उर्विक आपके सामने आ जानी चाहिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। आर्थिक प्रेरणा के अलावा गैर आर्थिक प्रेरणा व्यक्ति की प्रसन्नता और व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आपको पता हो कि एक होता है जो हम कहते हैं कि जो टेलर जो था, आपने जब देखा होगा, टेलर ने कहा कि व्यक्ति बहुत स्वार्थी होता है और वो अपने स्वार्थ के आगे कुछ नहीं देखता, और प्रेरणा के लिए केवल और केवल भौतिक पुरस्कार, फिजिकल जो रिवार्ड्स होते हैं वो ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि फिजिकल अवार्ड्स ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये टेलर का था, फिर फ्योल ने भी उसको माना, गुलिक उर्विक भी उसकी बात करते हैं। लेकिन उसके बाद में जो 1938 में जो पुस्तक आती है द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसकी चेस्टर आई बर्नार्ड की, तो चेस्टर आई बर्नार्ड ने जो सबसे पहले कहा कि ये जो गैर आर्थिक पुरस्कार है, चेस्टर आई बर्नार्ड जो है, उन्होंने कहा कि ये भी महत्वपूर्ण होता है। और आपको पता है कि चेस्टर आई बर्नार्ड जो थे वो एक व्यवहारवादी थे, नहीं, व्यवहारवादी भी थे, ये भी था। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो एल्टन मेयो, उससे पहले ही एल्टन मेयो ने तो इसको बहुत पहले ही आपने देखा होगा कि 1923 में तो उनका पहला फर्स्ट इंक्वायरी एक्सपेरिमेंट आ गया था। फिर आपका उनका जो होथोर्न एक्सपेरिमेंट जो लंबा चलता है वो एक्सपेरिमेंट आता है, और उसमें वो कहते हैं कि जो सोशियो साइकोलॉजिकल, विशेषकर जो सोशल नीड्स होती है व्यक्ति की, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो सोशल फैक्टर, सामाजिक जो प्रभाव है, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी मोटिवेशन का एक महत्वपूर्ण काम करते हैं। जब आप उसे देखते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा हम कहानी कहते हैं, जिसे मेरे वीडियो में बहुत लंबी चौड़ी मैंने आपको बात बता रखी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसमें तो क्या चीज़ आई उसमें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गैर आर्थिक भी प्रसन्नता के महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मानव संबंध तो स्पष्ट तौर पर इसको मानता ही है। व्यवहारवाद, देखिए ये सूचना सिद्धांत ये है ही नहीं, ये संचार सिद्धांत ये नहीं। व्यवहारवाद हो सकता है, ये भी थोड़ा सा नजदीक से जाए तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन व्यवहारवाद फिर लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात करता है और इनको हटाने की बात करने लग जाता है। इसलिए शुद्ध रूप से इसका जो आंसर है वो मानव संबंध उपागम, और वैसे आए तो एल्टन मेयो और अन्य चीजों में हम देंगे। किस संरचना में नियंत्रण की रेखा स्पान ऑफ जो कंट्रोल है ना, नियंत्रण की रेखा ऊपर से नीचे की ओर कार्यात्मक रेखाओं के साथ चलती है। ऊपर से नीचे की ओर कार्यात्मक रेखाओं के साथ चलती है। किस संरचना में नियंत्रण की रेखा, किस संरचना में नियंत्रण की रेखा, ये जो कंट्रोल की रेखा, नियंत्रण की रेखा ऊपर से नीचे की ओर कार्यात्मक रेखाओं के साथ साथ चलती है। जो उसका फंक्शनल लाइन है उसके साथ साथ चलती है।
किन के साथ? देखिए, आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो संगठन होते हैं वो संगठन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा, एक होते हैं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और कुछ अन्य ऑर्गेनाइजेशन जैसे बोर्ड और कमीशन। बोर्ड और कमीशन में क्या होता है कि बोर्ड और कमीशन में ये ग्रुप होता है और ग्रुप के पास पावर बराबर होता है और हायरार्की नहीं होती है, उसमें ये नियंत्रण की लाइन जो है वो नहीं चलती है, ठीक है ना। तो थोड़ा क्वेश्चन हार्ड जरूर लग रहा है मुझे यहाँ इसको, कि जैसे यहाँ समिति, जैसे आप तीन चीजें होती है, बोर्ड, BOARD बोर्ड, कमीशन और कमिटीज, ये सभी चीजें ऐसी होती है जहां हायरार्की नहीं होती है, बल्कि सबके पावर जो होते हैं वो बराबर होते हैं और यहाँ जो हेड होता है वो फर्स्ट अमंग इक्वल होता है। तो यहाँ समिति बिल्कुल नहीं आएगी। फंक्शनल, ये क्या होते हैं, फंक्शनल फॉर्मेनशिप आपने देखा होगा, जो टेलर का मॉडल है उसमें ऊपर नीचे कोई नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता है ना। लाइन स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है कि ये तो होती है, लेकिन स्टाफ, लाइन और स्टाफ ये है, अगर हम देखें तो यहां जरूर आप कंफ्यूज करेंगे। लाइन तो 100% है जिसमें ऊपर से नीचे तक चलती है, लेकिन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें भी, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है, ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके पैरेलली यहाँ पे ये स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैं इसे बहुत अच्छे से पढ़ाता भी हूँ, आप वीडियोज में देख सकते। तो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इसके ऊपर तो नहीं है, लेकिन इसके भीतर इसमें हायरार्की होती है और कंट्रोल होता है उसका, इसलिए बेहतर आंसर जो उसका होगा वो लाइन एंड स्टाफ यही, क्योंकि इसमें फिर हमको, हालांकि स्टाफ उतना नहीं है, लाइन तो प्योर है, लेकिन हम इसको नकार नहीं सकते कि उसमें हायरार्की नहीं होती है, इसलिए लाइन और स्टाफ जो है हम इसमें आंसर में देंगे। तो कितना क्वेश्चन हो गया, 20। आज 25 क्वेश्चन ही करेंगे, फिर उसके बाद में मैं इस लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए 25-25 क्वेश्चंस के सेगमेंट में आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। और सॉल्यूशन का उद्देश्य आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं थोड़ा आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने की अप्रोच, उसके भीतर का क्वेश्चन को देखने का नजरिया, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका, वो मेरे एक्सपीरियंस से आप सीख पाओ, ये मेरे अपने प्रयास है इसमें। ये मिलान वाले क्वेश्चन है कि एक तरफ कोटेशन है और दूसरी तरफ आपके थिंकर्स और विचारक हैं। मैंने आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मिलान वाले क्वेश्चन में ऐसा होता है कि कभी कभी आपको दो आ रहे हैं और कभी कभी तो एक से भी, और दो नहीं आ रहे हैं, आपको पता लग जाए ये नहीं है, तो उससे भी आंसर निकल जाता है। जैसे इसी का अगर हम मिलान देखें और कोई एक भी आ रहा है तो फिर उसमें लगता है कि जैसे हाँ ये तो है। जैसे आप इसमें देखेंगे यहाँ 4 3 2 3 नहीं है, तो आपको पता रहेगा कि इनमें से कोई एक, मान लीजिए कि कोई भी पहला में ये कि ये तो नहीं है, तो पता लग जाता है उससे। मोस्टली क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकली देखेंगे तो पता लग जाता है। तो आप इसमें थोड़ा सा देखें इसको, अगर आप देखते हैं कि कौन सा आंसर है, तो किसने क्या कहा, पिपनर ने क्या कहा, है ना। ये तो ऐसे क्वेश्चनों में इधर से उधर आना चाहिए। प्रशासन उन्हें सोचे समझे उद्देश्य के लिए निर्धारित कार्यों को पूरा करें, ये बात किसने कही है। अब आप इसके बारे में जब आप देखेंगे तो वहां जाके जो आपका कोटेशन है उस कोटेशन में जाके देखना पड़ेगा आपको कि क्या ये बात किसी ने कही है कि नहीं कही है, कौन सा आपको आता है नहीं। जैसे मुझे बहुत सारी चीजें व्यापक अर्थों में, व्यापक और संकुचित अर्थ आपको पता है किसने दिया है, वो आपको पता हो तो नहीं है। साइमन क्या कहता है, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि इसको आपको जो थिंकर सबसे पहले पता हो उसको पकड़ लो, जैसे एल डी वाइट मोस्टली पता है, हर्बर्ट साइमन मोस्टली को पता रहता है। तो हर्बर्ट साइमन जो है वो क्या कह रहा है, हर्बर्ट साइमन किसको मान रहा है, वो आप देखेंगे तो ये है। तो प्रशासन उन्हें सोचे समझे उद्देश्य के लिए निर्धारित कार्यों को दूसरा नाम है। तो ये बात किसने कही है, ये बात मुझे लगता है ये साइमन से कनेक्ट हो रही है। व्यापक अर्थों में जो प्रशासन है वो समान लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए समूह द्वारा किए जाने वाले कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव और भौतिक संसाधन, ये बहुत फेमस कोटेशन आपको पता है, ये वाली जो कोटेशन है बहुत ही फेमस कोटेशन है आपकी एल डी वाइट, ये वाली
ये आप हर जगह आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें ये एल डिवाइड हो गया। तो जब आप मिलान करेंगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसे कोटेशंस को तो याद करना पड़ता है मित्रों, इसका कोई सीधा सीधा उपाय नहीं होता। मैं तो, मेरी तो कहानी आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे कि मैं जिस समय यूपीएससी की तैयारी करता था इस पेपर की, तो मेरे बेडरूम ये तो थे ही। बाकी मैं आपको अगर कुछ चीज़ें शेयर करूं जिससे आपको पता नहीं प्रेरणा मिलेगी या हंसी आएगी, मेरे टॉयलेट में भी ये कोटेशन, बुक की लिस्ट और ये लगी हुई रहती थी, जिनको मैं देखता रहता था और माइंड के भीतर सेट करता था। तो ये बहुत प्रैक्टिस का काम है जो लगातार आपको करते रहना पड़ेगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान, ये सूची को मिलान करना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा रहता है इसमें। जैसे एंट्रोपी, पहले तो आपको पता हो कि एंट्रोपी क्या होती है। जो संगठन के भीतर अव्यवस्थाएं पैदा होती है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। कौन कहता है? कीथ डेविस, बिल्कुल ये है। ग्रेप वाइन किसने कहा है ना? नॉर्बर्ट विनर ने कहा। शोर का मॉडल, जो सेनन और वीवर का जो कम्युनिकेशन का मॉडल है, और जिसके हर चरण पे वो कहता है कि नॉइज पाई जाएगी। हर चरण पे आप डिटेल्स तो कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो पता लगेगा, और सारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही है। तो जो नॉइज है वो हर चरण पे है। गोबलीडाइगुक जो है, नॉर्बर्ट विनर ने गोबलीडाइगुक कहा कि संचार के अंदर कुछ ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं इलीट क्लास, कुछ टॉप लेवल के, जिनका कोई अर्थ नहीं रहता है। उसको कहा, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, मोर अबाउट गोबलीडाइगुक। तो आप आराम से जो भी आंसर मिले वो आपका उत्तर आ जाएगा। सूची फर्स्ट फिर मिलान वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक तरफ आपके वही कोटेशन और दूसरी तरफ आपका थिंकर्स है। तो ऐसे में वही तरीका है। तो आप इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। क्लासिकी सिद्धांत का केंद्र बिंदु व्यक्ति विहीन संगठनों पर है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि एक क्लासिकल थिंकर्स का क्रिटिसाइज किया है। तो क्लासिकल विचारक तो हो नहीं सकता, तो जो भी क्रिटिसाइज होगा उसको आप लेंगे। उसके भीतर भाई क्रिटिसाइज किसने किया है उसको आप लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो किसी ने इसका कहा, तो साइमन भी कह सकता है, लेकिन साइमन ने तो ये बात कही नहीं है। इसी तरह से सिद्धांत केवल आचार नियमों को सुझाते हैं जिनका व्यापक अनुभव पुष्ट होता है। आपने देखा है कि इस तरह की बात हर्बर्ट साइमन कहता है। लेकिन आप देखेंगे प्रशासन के हालिया सिद्धांतों का घातक दोष यह है कि कहावतों की तरह जोड़ों में सूझते हैं। ये बात सीधी सीधी किसने कही है? हर्बर्ट साइमन ने कही है कि वो उनको मुहावरे की तरह कहता है। तो इस तरह के जो कोटेशन वाले क्वेश्चन है उनको आप आराम से, थोड़ा सा मैंने देखा कि कोटेशंस पे काम करना ही होता है। और इसी तरह से सूची का क्वेश्चन है। सूची वाले क्वेश्चन में अगर आपकी थोड़ी भी कमांड है ना, और थोड़ा ध्यान से करते हैं, दो भी मिल गई तो आंसर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये पुस्तक है और दूसरी तरफ ये है, तो इस पर मुझे कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली पुस्तक आप लोगों को पता ही है। ये ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक है, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस अमेरिकन जो है, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो पुस्तक है वो आपको पता ही है। इंटेलेक्चुअल ये ओस्ट्रम की पुस्तक है, ये वाली जो है। तो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको सबको पता ही है कि ये विलोबी की पुस्तक है। तो आप मिलान वाला देख सकते हो। और 25वां लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। नवीन लोक प्रशासन के उदय और विकास में निम्नलिखित सीमा चिन्हों का सही क्रम कीजिए। ये एक आपको ऑर्डर बताना है कि सबसे पहले जो एनपीए का, जो मैं पहले भी एक बार बता चुका कि मिनोब्रुक सम्मेलन ये 1968 में हुआ, ठीक है। हानि 1967 में। लेकिन आप देखेंगे कि जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन ये भी 1967 में है, लेकिन ये पहले हुई थी, ठीक है ना। तो बाकी तो ये आपकी पुस्तक जो है टुवार्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1971 में हुआ। तो इस हिसाब से सबसे पहले ये आ गया। सबसे पहले आपका नंबर 1 पर ये आ जाएगी, नंबर 2 पर ये आ जाएगा, नंबर 3 पे ये आ जाएगा और नंबर 4 पे ये आ जाएगा। ये एक ऑर्डर आपका सेट हो जाएगा। आपको जो भी ऑप्शन हो उस ऑप्शन में उसी तरह से आपका आंसर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको 25 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। आपका इस पूरा लेक्चर देखने के पश्चात निश्चित तौर पर जो क्वेश्चन को देख करके अपनी जो समझ बनाने की थोड़ी बदलाव आना चाहिए मित्रों। मैं आपको थोड़ा सुझाव ये दूंगा कि आप केवल फटाफट ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे, उससे फायदा नहीं होगा। हर क्वेश्चन पे आप जब एक बार आप 2 घंटे का पेपर देते हो, हम आपको 3 चांस दे रहे हैं। दोबारा आप उसे
बहुत गहराई से एक एक क्वेश्चन और उनकी चीज़ों को देखिए, ठीक है ना। कोई टाइम लिमिट तो है नहीं, नहीं है, 2 घंटे में देना है, ये बात सही है, लेकिन आप आराम से उनको देखिएगा कि ये जो इजी है वो तो नहीं। और उस समय उसके रेफरेंस बुक में जाना कि इसके आसपास की चीज़ें, अगर आपको सारी चीज़ें हैं तो उसको मेमोराइज करो, और मेमोराइज करते समय कुछ चीज़ें भूल रहे हो तो उन्हें तुरंत जाके बुक में जाके कनेक्ट करो, ठीक है। और फिर आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, आपको बैकग्राउंड समझना है, बजाय आप इस बात पे थोड़ा कम हमको जिदने बहसने की जरूरत है कि नहीं नहीं मेरा ये वाला ठीक है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको मेरे पास आओगे तो मैं सोल्व कराऊंगा। ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप मेरे से कंसेप्चुअल चीज़ पूछो, आप पूछो कि सर इसके पीछे ये कैसे हैं, ये जो इसका बैकग्राउंड क्या है, ये इस तरह से चीज़ें करने से आपका दृष्टिकोण व्यापक बनेगा। और आप क्या करेंगे, आप 2 तरीके मैंने आपको बताया, एक तो मेरा मोबाइल नंबर पे आप कभी भी मैसेज डाल दीजिए 9887898181। आप कभी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप आएंगे, मैं वहाँ आपको उपलब्ध हूँ, पूछ सकते हैं। एक जो 2 ऐप पे ये टेस्ट पेपर है, सीबी कैंपस ऐप पे आपको दोनों है, एक आपकी टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज में पहले शेड्यूल वाइज डाला, अभी भी हम वही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी स्टूडेंट्स की ये डिमांड आई है कि सर हमारा जो मैकेनिज्म है तैयारी का वो थोड़ा अलग है, तो अभी हम उसमें चेंजेस करने की सोच रहे हैं। आपसे बात करेंगे, जो अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनसे बात करेंगे, तो उनका ये है कि हम एक साथ ही अगर टेस्ट पेपर सारे डाल दें और हम हमारे शेड्यूल से पढ़ते हुए उनको सोल्व करें, तो इस पे काम चल रहा है। लेकिन बहुत हार्ड वर्क होता है, टेस्ट पेपर बनाना कोई आसान काम नहीं है कि उस पर वर्क करना क्वालिटी का, क्योंकि इतनी 2-2 3-3 प्रूफ रीडिंग पे भी आपने देखा है कि कुछ मिस्टेक्स फिर भी रही जाती है, कुछ चीज़ें। तो एक तो टेस्ट सीरीज है सीबी, और दूसरा इसमें लगभग 70% सिलेबस की क्लासेज है, और बाकी की क्लासेज हम अपलोड कर रहे हैं। तो आपकी, लेकिन ये क्लासेज रिकॉर्डेड है, और कुछ क्लासेज हम करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि लाइव क्लासेज भी करें जिसमें आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, तो ये क्लासेज है। और दूसरी ऐप है वो है ई जेनित ऐप है, दोनों पे एक ही चीज़ है। आप दोनों ऐप पे जब जाएंगे तो इसके स्टोर में जाकर के ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट सीरीज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर नेट का, तो उनमें जाकर के आप अपना संबंधित जो टेस्ट पेपर देना है टेस्ट पेपर दे सकते हैं, क्लासेज लेनी है क्लासेज ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो थोड़ा ज़्यादा रीच हो जाती है। आपको कोई भी तरह की दिक्कत आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पेपरों को लेकर के मैं ये भी करूँगा कि इस तरह से न बात करके, एक एक स्टूडेंट से न बात करके, आपसे उसी मेरी ऐप में जूम है, इसलिए आपसे सप्ताह में 15 दिन में जैसी आवश्यकता होगी हम जूम पे जो आपके और भी तरह की प्रॉब्लम्स होगी उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए तो लंबी क्लास हो गई, इतना ही है। फिर हम एक और अगले 25 क्वेश्चन के लिए फिर दोबारा, आप थोड़ा स्पीड से करने लग जाएंगे, दोबारा आपसे मिलेंगे। अभी आप सभी को गंभीरता से तैयारी करते रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा खुश रहिए, और एक्सरसाइज भी साथ करें और पढ़ाई भी करें, और नींद भी पूरी लेनी है। सुबह रात को थोड़ा जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना की दिनचर्या में थोड़ा ढाल लीजिए, और लोक प्रशासन को मेमोराइज कीजिए कि ये विषय बहुत सरल है, ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है, लोक प्रशासन से बढ़िया कोई विषय नहीं है। और ये भी हमेशा सोचिए कि मैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्रैक कर ही रहा हूँ, नेट मेरा क्रैक हो ही रहा है जिनका नहीं हुआ, और मैं बहुत टॉप रैंक से आ रहा हूँ। तो ऐसा मतलब अपने भीतर भाव लेके आइए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप जागृत कीजिए। निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस बार 1800 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है असिस्टेंट प्रोफेसर का। आपको थोड़ा अगर जानकारी हो कि 1800 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, मैं अब थोड़ा आपको चीज़ें, उनमें से 50% स्टूडेंट भी अपियर नहीं हुए। लगभग 800 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी है, 800-900। मुझे अच्छे से पता है कि ये 20 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट, इनमें से 90% आ रहे हैं। सीरियस नहीं थे, मुझे पता है पब्लिक एड के स्टूडेंटों को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, मैं उन्हीं के समुद्र में रहता हूँ। मुश्किल से 200 स्टूडेंट भी मुझे सीरियस नहीं लग रहे हैं, गंभीर विद्यार्थी जो है ये हैं, और उनके भीतर 45 पोस्टों का आपको
भारत की सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे की डायरेक्ट एंट्री की पोस्ट है और बहुत रेपुटेड है। आरएस की जॉब है ना, जो सेल्टेक्स में एसीटीओ जो अभी डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट कहलाती है मेरे साथ के जितने भी, वो छोड़ के यूनिवर्सिटी में इस पद पे हूँ। मुझे पता है इसका क्या महत्व है। आप भी एक ऐसा सुनहरा अवसर बिल्कुल मत छोड़िए, रात दिन जुट जाइए। कितना घंटा छोड़ दीजिए, घंटे की परवाह, केवल एक काम होना चाहिए आपका, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। सपने में भी लोक प्रशासन आना चाहिए, सपने में भी। 3 महीने आपके पास, 3-3.5 महीने का सपने भी इसके देखो, उठो बैठो बात करो। अगले 3.5 महीने का समय आपका लोक प्रशासन में हो जाना चाहिए। बाकी क्या मैं हो रहा है छोड़ दो, इतना ही। थैंक यू वेरी मच सभी को, थैंक यू।